नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस। खड़गे बोले पीएम ऐसी चीजों को दे रहे हैं बढ़ावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि विपक्ष को ईडी सीबीआई का डर दिखा रहे मोदी। जंतर मंतर से केजरीवाल ने आरएसएस से पूछे 5 सवाल। आगे आपको बताएंगे कि हरियाणा में बीजेपी का हाल सबके सामने है, सचिन पायलट का बड़ा दावा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले, मैं महाविकास अघाड़ी के लिए करूंगा प्रचार, महाराष्ट्र में बीजेपी का हो जाएगा सफाया। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत, किसानों का बड़ा ऐलान, 3 अक्टूबर को देश भर में करेंगे रेल ट्रैक जाम। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियों के खिलाफ आंदोलन करेगी कांग्रेस। खड़गे बोले पीएम ऐसी चीजों को दे रहे हैं बढ़ावा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी आरएसएस बीजेपी की जहरीली मानसिकता से नहीं डरेगी और राहुल गांधी को दी गई धमकियों के खिलाफ आंदोलन करेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया है। खड़गे ने जम्मू में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता, जिनमें विधायक और सांसद भी शामिल हैं, हमारे नेताओं की जुबान काटने की बात करते हैं। राहुल गांधी पर सच बोलने के लिए हमला किया जाता है और उनके खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जाता है, जैसा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी के खिलाफ किया गया था। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री बीजेपी और आरएसएस के ऐसे भड़काऊ भाषणों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो इन नेताओं पर लगाम लगाने और इनके खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे हैं, क्योंकि वो इनसे डरते हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने जम्मू पहुंचे खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं और कार्रवाई नहीं करके लोगों को उकसा रहे हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्ष को ईडी सीबीआई का डर दिखा रहे मोदी। जंतर मंतर से केजरीवाल ने आरएसएस से पूछे 5 सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार जनता को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाई और इस दौरान केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बीजेपी को लेकर 5 सवाल पूछे। केजरीवाल ने कहा कि आरएसएस खुद को राष्ट्रवादी कहती है, देशभक्त कहती है। मैं आज मोहन भागवत जी से पूरे सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से मोदी जी पूरे देश में लालच देकर या ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के लोगों को जेल में भेज रहे हैं और पार्टी तोड़ रहे हैं, सरकार गिरा रहे हैं, क्या आपको ये देश के लिए खतरा नहीं लगता? देश भर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेताओं को पीएम मोदी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले उन्होंने खुद सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बोला था, जिन नेताओं को अमित शाह ने भ्रष्टाचारी बोला था, कुछ दिन बाद उन्हें ही बीजेपी में शामिल कर लिया गया। क्या आपने ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? क्या इस तरह की राजनीति पर आपकी सहमति है? बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है, ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। क्या आप आज की बीजेपी के कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए कहा? जेपी नड्डा ने चुनाव के दौरान कहा कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस बीजेपी की मां समान है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया है कि मां को आंखें दिखाने लगा है? जिस बेटे को बड़ा किया, प्रधानमंत्री बनाया, आज वो अपनी संस्था को आंखें दिखा रहा है। जब बीजेपी नड्डा ने ये बयान दिया तो आपको दुख नहीं हुआ क्या? आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर ये कानून बनाया था कि 75 वर्ष का होने पर किसी भी व्यक्ति को रिटायर होना पड़ेगा। इस कानून के तहत अडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे बहुत बड़े नेताओं को भी रिटायर कर दिया गया था। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि वो नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा। क्या आप इससे सहमत हैं कि जो नियम आडवाणी जी पर लागू हुआ वो मोदी जी पर लागू नहीं होगा? तो दोस्तों, सवालों की बौछार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने खड़ी कर दी है और सीधा आरएसएस को घेरा है। मोहन भागवत से इस प्रकार के सवाल पूछे हैं अरविंद केजरीवाल ने। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रविवार को जनसभा को किया संबोधित और उनके लिए वोट मांगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शनिवार को रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। हरियाणा में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की हालत ऐसी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान इसके कार्यकर्ताओं को लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे थे। पायलट ने साथ ही यहां की जनता से वादा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो सब मिलकर विकास सुनिश्चित करेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो हाल बीजेपी का हो रहा है, लोकसभा चुनाव में ग्रामीण गांव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घुसने नहीं दे रहे थे। उनसे सवाल पूछ रहे थे कि आप किसानों के विरोधी हो, संविधान के विरोधी हो, संविधान में संशोधन करने वाले हो। सचिन पायलट ने कहा कि दलित और आदिवासी के मन में डर क्यों पैदा हो रहा है, क्यों बार बार भारत बंद करना पड़ता है।
पायलट ने कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं को सफाई क्यों देनी पड़ती है कि संविधान नहीं बदलेंगे और आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होगा। मनमोहन सिंह 10 साल तक पीएम थे, उनके समय में कभी ये बात उठी कि संविधान में संशोधन किया जाएगा या आरक्षण में फेरबदल कर देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले, मैं महाविकास अघाड़ी के लिए करूंगा प्रचार, महाराष्ट्र में बीजेपी का हो जाएगा सफाया। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को कहा कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए प्रचार करेंगे। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने में अहम भूमिका निभाने वाले मलिक मुंबई में शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास पर उनसे मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए नवंबर में चुनाव प्रस्तावित है। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना, भाजपा और अजित पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, यूबीटी कांग्रेस और शरद पवार नीत रकांपा शामिल है। महाराष्ट्र में आगामी चुनाव के बारे में पूछे जाने पर मलिक ने कहा कि बीजेपी को न केवल बड़ा झटका लगेगा बल्कि राज्य चुनाव में पार्टी का सफाया हो जाएगा। उद्धव ठाकरे इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मलिक ने कहा कि मैंने एमवीए को पूर्ण समर्थन दिया है, मैं उसके लिए प्रचार भी करूंगा। उन्होंने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव देश के राजनीतिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण असर डालेगा। उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव के नतीजे भाजपा के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसानों का बड़ा ऐलान, 3 अक्टूबर को देश भर में करेंगे रेल ट्रैक जाम, कुरुक्षेत्र में किसान महापंचायत। जहाँ दोस्तों कुरुक्षेत्र के पीपली में पान मजदूर मोर्चा VSKM के आह्वान पर पीपली अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत में हरियाणा के अलावा पंजाब और राजस्थान में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों की महापंचायत में ये निर्णय लिया गया कि 3 अक्टूबर को पूरे देश में रेल ट्रैक जाम रखा जाएगा। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार द्वारा किसानों पर किए गए अत्याचारों का समय आ गया है और अब किसान इसका बदला लेंगे। उन्होंने घोषणा की है कि 3 अक्टूबर को दोपहर 11:30 बजे से 2:30 बजे तक पूरे देश में रेल रोको आंदोलन होगा। सरवन सिंह पंधेर के साथ इस महापंचायत में जगजीत सिंह डल्लेवाल, अमरजीत सिंह मोहड़ी समेत कई प्रमुख नेता भी शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा से अपराधियों का सफाया करेंगे। रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर जमकर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा के 10 वर्ष में हरियाणा अपराध और नशे में नंबर 1 बन गया है। प्रदेश का कोई भी वर्ग खुद को सुरक्षित नहीं समझता है। कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश से आपराधिक पलायन कर गए थे और अब फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही अपराधियों और नशे का सफाया कर देंगे। हुड्डा शनिवार देर शाम कॉलोनी और मॉडल टाउन में कांग्रेस प्रत्याशी एवं विधायक भारत भूषण बत्रा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने 10 वर्ष में प्रदेश के साथ साथ रोहतक को विकास की पटरी से उतार दिया है। हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें व इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने का काम किया, लेकिन भाजपा ने खस्ताहाल बना दिया है। रोहतक में एक भी नया उद्यान भाजपा अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में नहीं ला सकी है। रोजगार के मामले में प्रदेश देश के सबसे फिसड्डी राज्य की श्रेणी में शामिल हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मनोहर लाल खट्टर कुंठाग्रस्त, कांग्रेस का दरवाजे उनके लिए बंद, पवन खेड़ा का बयान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा को भाजपा ज्वाइन करने को ऑफर दिए जाने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए कहा कि जिस दिन मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से हटाया था उस दिन से लगातार वो कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन हमारे दरवाजे उनके लिए बंद हैं। वो कुंठाग्रस्त हैं, उनकी कुंठा हम समझते हैं, लेकिन उनको हम बताना चाहते हैं कि हमारे दरवाजे उनके लिए बंद हैं। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण द्वारा सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि उनके पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बीफ को लेकर उनके क्या विचार थे ये हम सब देख रहे हैं। वो जो चाहते हैं करें, लेकिन देश में विवाद पैदा ना करें। तिरुपति की घटना की जांच कराएं, हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। सारे नाम सामने आने चाहिए कि कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है, वो सब कुछ सामने आना चाहिए। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी सिर्फ तालियां बटोरने नहीं गए हैं, इवेंट मैनेजमेंट और नेताओं से गले मिलने और फोटो खिंचवाने नहीं गए हैं, देश के लिए कुछ हासिल करके आए, हम यही उम्मीद करते हैं। दरअसल मनोहर लाल खट्टर ने कुमारी सैलजा को खुला ऑफर दिया, बोला हमारी एक दलित बहन का अपमान हुआ है, उनको गालियां तक दी गई हैं। आज एक बहुत बड़ा वर्ग सोच रहा है कि हम क्या करें। हमने बहुत नेताओं को अपने साथ मिलाया है, हम तो तैयार हैं उन्हें अपने साथ मिलाने के लिए, वो आए, हम तैयार हैं। दोस्तों, कुमारी सैलजा को ऑफर दिया था, लेकिन मनोहर लाल कुंठाग्रस्त हैं, कांग्रेस का दरवाजा
उनके लिए बंद है। पवन खेड़ा ने यह बयान दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोलिजियम की सिफारिश पर सरकार कब तक फैसला ले, इसकी कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं है। इसीलिए ऐसा भी देखा जाता है कि कोलिजियम की सिफारिशों पर सरकारें कभी कभी देर तक कोई फैसला नहीं लेती। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है। गुहार किसी और ने नहीं बल्कि एक राज्य सरकार ने लगाई है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने। उसका आरोप है कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति में केंद्र सरकार जानबूझकर देर कर रही है। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट के मुताबिक हेमंत सोरेन सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार जस्टिस MS रामचंद्र राव को झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 11 जुलाई के प्रस्ताव को लागू करने में जानबूझकर देरी कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा में चुनाव से पहले 3 करोड़ कैश जब्त। पुलिस क्या करती है इन पैसों का, किसकी जेब में जाती है रकम? जी हाँ दोस्तों, चुनाव चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का या फिर किसी ग्राम पंचायत का, इसे जीतने के लिए सभी दल पैसों का जमकर इस्तेमाल करते हैं और इस पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग भी अभियान चलाकर अवैध रूप से ले जाए जा रहे पैसों को जब्त करता है। अक्टूबर की शुरुआत में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच हरियाणा पुलिस ने गुरुवार को गुरुग्राम में 2.80 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस इस रकम का करती क्या है और आखिर में ये पैसा किसकी जेब से जाता है? चुनाव आयोग रुपए के दम पर इलेक्शन को प्रभावित करने से रोक लगाने के लिए इस तरह के कदम उठाता है और इस साल खत्म हुए लोकसभा चुनाव में भी देश भर में करीब 4,650 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई थी और 5 साल पहले 2019 में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में भी 3,475 करोड़ की नकदी जब्त की गई थी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जब्त की जाने वाली इस नकदी का क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि चुनाव के दौरान पकड़े गए पैसे जरूरी नहीं है कि मतदाताओं को बांटने के लिए ही जा रहे हैं और इस दौरान कोई बिजनेस के लिए तो कोई अन्य किसी काम के लिए भी नकदी लेकर चल सकता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर देता है कि वो किस काम के लिए पैसे ले जा रहा है और इसका कानूनी स्रोत भी बताता है तो उसे रकम वापस कर दी जाती है। आपको बता दें कि इस तरह की रकम को काले धन की श्रेणी में रखा जाता है। जाहिर है कि इनकम टैक्स कानून के तहत ये धन अवैध होता है और इसे इनकम टैक्स विभाग को सौंपना पड़ता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को लगाई कड़ी फटकार। पश्चिम बंगाल से जुड़ा है मामला। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को CBI को कड़ी फटकार लगाई और साथ ही कहा कि यह नहीं हो सकता है कि आपके अधिकारी किसी विशेष राज्य को पसंद नहीं करते। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के मामले को लेकर की, जिसमें CBI ने अपनी याचिका में केसों को ट्रांसफर पश्चिम बंगाल से किसी दूर राज्य में करने की मांग की थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI को कड़ी फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि पश्चिम बंगाल में न्यायपालिका दुश्मनीपूर्ण हो गई है। CBI ने दायर याचिका कर चुनाव के बाद हिंसा मामले के 40 से ज़्यादा मुकदमों को पश्चिम बंगाल के बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी। केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अदालत की अवमानना का मामला है। CBI को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि आपके अधिकारी किसी विशेष राज्य को पसंद नहीं करते, उन्हें इससे राज्य की न्यायपालिका पर आक्षेप लगाने की अनुमति नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी याचिका के माध्यम से न्यायपालिका पर आक्षेप लगाते हुए निंदनीय आरोप लगा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में कह रहे हैं कि जज गलत तरीके से जमानत दे रहे हैं। इस तरह आप सभी कोर्ट को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जजों की इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पर CBI की ओर से ASG SV राजू ने कहा कि यह अर्जी सही से ड्राफ्ट नहीं की गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए नए सिरे से अर्जी दाखिल करने की इजाज़त दी है। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा भड़की थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन घटनाओं की जांच CBI को सौंपी गई थी। CBI का कहना है कि राज्य का माहौल ठीक नहीं है। निष्पक्ष सुनवाई के लिए केसों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की आवश्यकता है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर को देने के लिए कुछ नहीं, PM मोदी पर बरसे उमर अब्दुल्ला। पाकिस्तान को दी नसीहत, अपना घर संभालो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो जम्मू प्रांत में बढ़ती आतंकी हिंसा पर चुप रहते हैं लेकिन वंशवादी राजनीति पर जोर देते रहते हैं। उनके पास जम्मू कश्मीर की जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। साथ ही उन्होंने अनुच्छेद 370 पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपना घर संभालना चाहिए, उसे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेक।
ब्रेकिंग न्यूज की तरफ कर्मचारियों ने दिखाई आंख, भजनलाल सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में मनाया ज्ञापन दिवस और दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान का कर्मचारी एक बार फिर सरकार की वादा खिलाफी के चलते आंदोलन की राह पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की वेतन विसंगति संबंधित सिफारिशों को 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा के बाद भी समिति की सिफारिशों को सार्वजनिक नहीं किए जाने से प्रदेश के कर्मचारी संगठन नाराज हैं। इसी वादा खिलाफी के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर शुक्रवार को प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिवस मनाया गया। इसमें जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार द्विपक्षीय वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो वो आंदोलन के लिए आगे मजबूर होंगे। दोस्तों, एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि 29 जुलाई 2024 को वित्त व विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की थी कि गत सरकार की ओर से गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन सुधार वेतन विसंगति संबंधी से सभी सिफारिश को 1 सितंबर 2024 से लागू कर दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में दांव पर लगी सीएम योगी, शिवपाल सिंह यादव और अजय राय की प्रतिष्ठा, 3 सीटों पर सियासी संग्राम। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी ने अपने हिसाब से तैयारियां शुरू कर ली हैं। इस तैयारी के बीच बड़े नेताओं ने अलग अलग सीटों पर खुद मोर्चा संभाल लिया है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पूरे जी जान से मिल्कीपुर जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी की करहल की सीट की जिम्मेदारी चाचा शिवपाल यादव की कंधों पर है। साथ ही यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय राय को मंचवा सीट की जिम्मेदारी दी गई है और इन दिग्गजों के कंधों पर इन सीटों की जिम्मेदारी से इनकी साख भी दांव पर लग गई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की बात करें तो भाजपा ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। वर्ष 2017 में सत्ता में आने के बाद से अयोध्या में विकास के नए आयाम लिखने की शुरुआत से लेकर राम मंदिर को लेकर आए फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के हो रहे विकास के दावों के बावजूद अयोध्या लोकसभा सीट हारने का झटका पूरी भारतीय जनता पार्टी को लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ अब किसी भी हाल में इस सीट को अपने खाते में करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ के कंधों पर मिल्कीपुर और कटेहरी की जिम्मेदारी मिली है। मिल्कीपुर सीट अब हॉट सीट बन गई है और इस सीट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मेहनत कर रहे हैं और यहां का 3 बार दौरा कर करोड़ों की योजनाओं की सौगात मिल्कीपुर को दे भी चुके हैं। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ध्यान भटकाने के लिए लाया गया वन नेशन वन इलेक्शन, सरकार की कोई तैयारी नहीं, टीएस सिंहदेव का बयान। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं दिग्गज कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने गुरुवार को वन नेशन वन इलेक्शन और मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच हुए हालिया पत्राचार को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्र सरकार द्वारा गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक और कमेटी बनाई गई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इस संबंध में बिल को सदन में पेश किया जाएगा। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा, यह एक अपरिपक्व कदम है, कमेटी को पहले बनाना चाहिए था, कैबिनेट से पास कराने के बाद कमेटी बनाने का क्या औचित्य है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर इसको कैबिनेट से पास करवाया गया और अब आप एक और कमेटी बना रहे हैं। इसका मतलब कोविंद जी का योगदान काफ़ी नहीं है। अगर देश के लिए कोई नीति बन रही है तो चर्चा और विचार पहले होना चाहिए। ये दिखाता है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उनकी तैयारी नहीं थी, इसको सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए लाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर भाजपा नेता द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर दिए गए तथाकथित विवादित बयान का जिक्र किया था। इसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को खड़गे को पत्र लिखकर राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा पीएम मोदी को लेकर कहे गए अपशब्दों को याद दिलाया। इस पर टीएस सिंहदेव ने कहा कि जान से मारने की बात किसी ने नहीं कही, जीभ काटने की बात किसी ने नहीं कही, मोदी जी को आतंकवादी किसी कांग्रेस ने नहीं कहा। गोधरा कांड का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि गोधरा कांड के समय मोदी जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या किसी ने देशद्रोही कहा, आतंकवादी कहा? लेकिन उनकी तरफ से ये पर्सनल स्टेटमेंट देना कि जो तेरी दादी के साथ हुआ वो राहुल गांधी के साथ होगा, मतलब इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी तो राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही होगा क्या? पुलवामा आतंकी हमले और एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर कांग्रेस नेता ने कहा कि एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मारे गए थे, इस पर आर्मी और अमित शाह का स्टेटमेंट अलग अलग था। उस समय कांग्रेस ने ये नहीं कहा था कि उसको आर्मी पर विश्वास नहीं है, बल्कि कांग्रेस ने सच्चाई सामने लाने की बात कही थी और कांग्रेस ने क्या पूछा था इस बात को सही तरीके से सामने नहीं लाया गया। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक
बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस 7 गारंटी से जीत लेगी हरियाणा चुनाव, 10 साल का सूखा होगा खत्म, गेम चेंजर बनेंगे वादे। जी हां दोस्तों, हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 7 गारंटियों का ऐलान किया है। पार्टी ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 25 लाख तक मुफ्त चिकित्सा के साथ महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का ऐलान किया। इसके साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया है। यही नहीं, विधवा महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को हर महीने 6000 रुपए पेंशन दी जाएगी। कांग्रेस ने गरीबों के लिए 100-100 गज के प्लॉट देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 2 कमरों का मकान बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए देने का भी वादा किया है। आरक्षण के मसले पर बड़ा ऐलान करते हुए कांग्रेस ने क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख करने की बात कही है। वहीं फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का वादा किया गया है। नौकरी के मामले में कांग्रेस ने 2 लाख सरकारी पदों को भरने का वादा किया है। लेकिन हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए क्या ये गारंटियां काफी होंगी? क्या महिलाओं को सीधे पैसे देने का फायदा कांग्रेस को मिलेगा? इन सब बड़े सवालों के जवाब कुछ ही दिनों में चुनाव के नतीजों के साथ आएंगे।